वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि जीएसटी के अंदर सेक्शन 23 में मेंशन किया गया है कि पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कौन से ऐसे जो बिजनेसेस है जो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं होता। तो ऐसे बिजनेस के बारे में हम जब डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि दैट इज द रजिस्ट्रेशन के लिए कौन लायबल नहीं है। तो सेक्शन 23 के अंदर फर्स्ट फर्स्ट थिंग दे रखा है, दैट इज एंगेज एक्सक्लूसिव इन मेकिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई, यानी जो भी चीज ऐसे बना रहे हैं जो ऑलरेडी जीएसटी के अंदर एक्सक्लूडेड है, एग्जेम्प्टेड है, जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता या फिर 0% टैक्स लगता है, ऐसी ऐसी चीजों का अगर आप कोई बंदा प्रोडक्शन कर रहा है, ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, सॉरी। Any persons who is engaged exclusively in the business of supply and goods and service that are not liable to GST और wholly exempt from GST, इन जीएसटी के अंदर आता ही नहीं है या फिर एग्जेम्प्टेड है तो 0% है, इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल लिखते हैं कि सुगम ऑयल इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाइंग पेट्रोल। तो हमें पता है कि पेट्रोल, डीजल ऐसी चीजें जीएसटी के अंदर अभी तक नहीं है। तो सुगम ऑयल्स एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लायबल टू जीएसटी। Thus, the Sugam oil is not liable for registration as it is engaged exclusively in supplying wholly exempted goods. Okay, वो exempted goods के अंदर आता है। जैसे कि और एक बता दें कि भी सप्लाई ऑफ द सर्विस बाय द वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी, आप कोई चैरिटी कर रहे हो तो वो भी एक अच्छा काम है, तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने जीएसटी नहीं लगाया, तो नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके लिए भी जरूरी नहीं है। वेदर अ पर्सन इज डीलिंग ऑनलाइन कमोडिटीज, यानी लाइक द मेटल, फूड, ग्रेन्स एक्सेट्रा, एंड द कमोडिटीज एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन है? नो, द सेम विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशंस ऑफ सिक्योरिटी। ये सारी चीज सिक्योरिटीज के अंदर मेंशन की गई है, जो वहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। उसके बाद देखा जाता है कि केस लेते हैं कि एक्स इज अ सैलराइज एम्प्लॉई है और उसकी सैलरी है 90 लाख रुपए। बिसाइड्स ही ओन्स रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट, उसने घर पे उसका है, उसका एक घर भी है जो भाड़े पे दिया दे रखा है, और वो जो है उसका रेंट आपको मिल रहा है 40 लाख रुपए। तो सैलरी की बात करें तो इन दिस केस एग्रीगेट टर्नओवर इज 40 लाख, 40 लाख तो हो जाता है, सैलरी इनकम तो एग्जेम्प्टेड है, तो उसके अंदर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन आपके पास रेंट इनकम जो है वो 40 लाख के अंदर आता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एज ही इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन मेकिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। वो एग्जेम्प्टेड के सप्लाई के अंदर है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। सर्विस बाय द एम्प्लॉय इज नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई नॉर गुड्स और सर्विस, या उस सर्विस में भी नहीं आता। अगर सैलरी बंदा है, सैलरी करता है, यानी सैलराइज पर्सन है, तो वो गुड्स के अंदर भी नहीं आता, सर्विस के अंदर भी नहीं आता, सो उसको वो पैसा तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। 90 लाख की बात कर रहे थे। अब सर्विस बाय द वे ऑफ रेंटिंग द रेसिडेंशियल एंड ड्वेलिंग द यूज ऑफ रेसिडेंट, यानी वो अपना घर भाड़े पे दे रहा है और उसका 40 लाख से ज्यादा बन रहा है, इज एग्जेम्प्ट exemption notification entry 12 since X does not make any taxable supply। यानी हाउस प्रॉपर्टी, या फिर हम देख ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम सैलरी में, उसके अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्स के तहत आता है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता। सो टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज ये नहीं है, सो ही इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, इसमें रजिस्ट्रेशन जीएसटी नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। The Y is retired person, एक retired person है और he get the pension of 40,000 per month. Beside he get the fixed deposit in a few bank and annual interest from the deposit is 19,99,600. Occasionally he provide the consultancy of flower decoration। देखो यहाँ पे फिर से उसे पेंशन मिल रहा है, तो ये तो हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन उसकी जो डिपॉजिट्स है, बैंक के डिपॉजिट, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये एग्जाम्प्टेड भी नहीं आता। और एक ओकेजनली वो फ्लावर डेकोरेशन का काम कर रहा है, उसको 500 रुपये मिल रहा है, तो दोनों को मिला देंगे, 19,99,600 में 500 ऐड कर देंगे, तो 20,100,000 हो जाएंगे। पेंशन इनकम तो आती नहीं इसके अंदर, तो 20 लाख से ज्यादा हो गया, तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन उसकी जरूरी हो जाएगी। एक और देख लेते हैं कि बाय इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ टैक्स हेड ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड का टैक्स हेड पर्सन है। सैलरी बनती है 95 लाख। हमें पहले ही पता है कि सैलरी इनकम जो होती है वो उसके अंदर काउंट नहीं होती, क्योंकि सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाता है और वो वहां पे टैक्सेबल होता है, तो उसके जीएसटी के अंदर नहीं है। ही ओन्स रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसके पास एक घर है विच इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, रेंट उसका जाता है 45 लाख। बिसाइड ही गेट द टैक्स कंसल्टेंसी और पार्ट टाइम बेसिस, ये सर्विस प्रोवाइडर है,
तो उसको एनुअल कंसल्टेंसी के चार्जेस मिलते हैं 10,000 रुपए। तो इन केस ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर इज 45,10,000। देखो यहाँ पे एक चीज बता दूं, हमने आगे भी डिस्कस किया था कि एग्रीगेट जो टर्नओवर होता है उसके अंदर एग्जेम्प्टेड भी काउंट किया जाता है और टैक्सेबल भी काउंट किया जाता है। तो यहाँ 45 लाख जो आपके पास है उसको जो हाउस प्रॉपर्टी से मिल रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड में आता है, लेकिन फिर भी अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करें तो उसके अंदर वो काउंट हो जाएगा। इट इज कैलकुलेटेड इनटू टेकिंग द कंसिडरेशन इनटू टैक्सेबल सप्लाई। और 10,000 रुपए तो है ही, एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई 45 लाख जो ऑलरेडी दे रखा है वो। सैलरी इनकम तो इसके अंदर आती ही नहीं, एज द सैलरी बाय द एम्प्लॉइज नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई नॉर गुड्स। ओके, सिंस एग्रीगेट टर्नओवर तो आपसे 20 लाख से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, और भले ही आपको सिर्फ टैक्स 10,000 के ऊपर ही पे करना है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी इसके अंदर काउंट होते हैं, तो 45,10,000 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं उनको भी यहाँ पे नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन उनका जरूरी नहीं है। सो एन एग्रीकल्चर इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन इन द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई प्रोसीड्स आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। यानी अगर जमीन जोत के अगर उसने कुछ भी प्रोड्यूस किया है, जो भी बनाया है, तो वो जीएसटी के अंदर नहीं आता। एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हु इज अंडरटेकन द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। यानी अगर जमीन जोत के अगर वो काम कर रहा है तो इंडिविजुअल या एचयूएफ उनके लिए ये चीज नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। अगर खुद कर रहे हैं बाय ओन लेबर तो भी है। अगर बाय द लेबर ऑफ फैमिली, यानी फैमिली मेंबर के साथ सब कोई काम कर रहा है, पूरी फैमिली काम कर रही है, या कोई सर्वेंट रखा हुआ है, बाय सर्वेंट ऑन वेजेस पेएबल इन कैश और काइंड, आप किसी का सर्वेंट को रखा है और उनके उनके पास आप काम करवाते हो, तो भी वो जीएसटी के अंदर नहीं आता। और बाय द हायर्ड अंडर द पर्सनल सुपरविजन एंड द पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ फैमिली, और सुपरविजन फैमिली का कोई भी बंदा कर रहा है तो भी। एग्रीकल्चरिस्ट एक होता है जो लायबल टू रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद है कि एंगेज ओनली मेकिंग एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑनलाइन, सॉरी, यहाँ पे होता है जीएसटी ऑन विच इज पेएबल बाय रिसिप्टेंट अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर ऐसा कुछ है कि मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज बनाता रहा है लेकिन वो ऑनलाइन है, यानी सॉरी एंगेज इन, यहाँ पे वो बना रहा है टैक्सेबल सप्लाई लेकिन पेएबल्स और रिसिप्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता है, सेक्शन 23(2) के तहत। So if the person is engaged only in making the taxable supply of goods and services, GST on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient, registration is not required. उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इवन इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट, वो 20 लाख हो या 10 लाख का जो भी लिमिट किया था, हमारे पास था जो 4 स्टेट थे हमारे पास, मिजोरम था, नागालैंड था, मणिपुर था। ओके, तो ऐसे स्टेट के लिए 10 लाख का रूल था वहां पे, या फिर बाकी सारे स्टेट के लिए जो हमने बना रखा था 20 लाख का रूल, वो दो में से कोई भी हो, रजिस्ट्रेशन यहाँ के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसको रिसिप्ट हो रहा है तो नॉट टैक्सेबल, यानी नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद मेंशन किया गया है, केस लेते हैं सर कि एक मिस्टर बी इज एन एडवोकेट है, ही प्रोवाइड द लीगल सर्विस ऑफ द टाटा केमिकल्स, annual receipt from the consultancy being 35 lakhs. He does not have any other incomes. देखो ये क्या कर रहा है, टाटा केमिकल्स के अंदर रिसिप्टेंट यानी कंसल्टेंसी के लिए प्रोवाइड कर रहा है और 35 लाख उसके पास पैसा आता है। ये कंसल्टेंसी सर्विस है, ये जॉब नहीं कर रहा, यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो इन दिस केस एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 20 lakhs, हाउएवर रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं जरूरत है भाई? सो बी इज ओनली एंगेज इन प्रोवाइडिंग द लीगल सर्विसेज एंड जीएसटी ऑन विच इज पेएबल बाय द टाटा केमिकल्स। यानी अगर ये टाटा केमिकल्स ये प्रोवाइड करेगा, है ना, कि जो जीएसटी पे करेगा वो टाटा केमिकल्स पे करेगा, ये बंदा तो पे नहीं कर पाएगा क्योंकि, तो यहाँ पे द टाटा केमिकल्स इज रिसिप्टेंट ऑफ सप्लाई अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टाटा केमिकल्स पे करेगा तो उसको जरूरत नहीं है कि वो रजिस्टर करवाए। केस 2 लेते हैं, अगर सी एडवोकेट है, प्रोवाइड लीगल सर्विसेज दे रहा है टाटा केमिकल्स में, 35 लाख कमा रहा है, साथ में बता रहा है रेंटल इनकम भी है उसकी 500 रुपए फॉर लेटिंग आउट ऑफ द कॉमर्शियल प्रॉपर्टी उसने भाड़े पे दे रखी है। डज नॉट हैव एनी अदर इनकम, और कोई इनकम नहीं है। देखो केस 1 के अंदर ही जो था उसके अंदर हमने थोड़ा 500 रुपए बढ़ा दिया कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ऐसे केसेस के अंदर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 35,500,000 हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सी इज नॉट एक्सक्लूसिवली एंगेज इन मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई। देखो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो बनता है लेकिन सिर्फ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं बनता,
समझ रहे हो, 35 lakhs के अंदर टाटा केमिकल्स ही पे करेगा, लेकिन उसके पास और कुछ भी है जो यहाँ पे रेंटल इनकम से कमा रहा है 500 रुपए, तो जीएसटी ऑन विच इज पेएबल बाय रिसिप्टेंट। अपार्ट फ्रॉम द प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस, इज ऑल्सो एंगेज इन रेंटिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो 500 रुपए के ऊपर उस भाई को तो टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए ये मिस्टर कौन था, मिस्टर बी जो कि एडवोकेट था, यहाँ पे मिस्टर सी एडवोकेट था, उसको सिर्फ 500 रुपए की वजह से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट 40 लाख, सिर्फ गुड्स का काम कर रहा है लेकिन 40 लाख से ज्यादा नहीं जा रहा। हमें अभी आगे ही हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर गुड्स और सर्विस दोनों है, यानी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो 20 लाख की लिमिट है। अगर 40 लाख यानी सिर्फ गुड्स का सप्लाई कर रहा है तो 40 लाख है, जो 1 अप्रैल 2019 से लॉ एप्लीकेबल हुआ था उसके बारे में। So if the following conditions are satisfied, the registration is not required. With effect from the 1st April 2019, by virtue of notification 10/2019 dated on 7th March 2019, उसमें मेंशन किया था कि कंडीशन वॉन्स एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, सिर्फ सब गुड्स की सप्लाई कर रहा हो। सो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए और उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड, एग्रीगेट टर्नओवर 40 lakhs होना चाहिए, दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अफोरसाइड पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 lakhs, 40 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं चाहिए। थर्ड कंडीशन है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, नॉट रिक्वायर्ड, ये जरूरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा अंडर सेक्शन 24। अगर अफोरसाइड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, यानी उसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में भी नहीं आना चाहिए वो बंदा। उसके बाद कंडीशन नंबर 4 दे रखा है, नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स, दैट इज द अफोरसाइड पर्सन इज नॉट एंगेज इन मेकिंग द सप्लाई ऑफ आइसक्रीम या एडिबल ऑयल या फिर पान मसाला टोबैको, ये अगर इसमें हो गया तो बंदे को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। कंडीशन 5, नॉट एंगेज इन मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाई in the certain state, yani the aforesaid person is not engaged in making intrastate supply in the state of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Pondicherry, Sikkim, Telangana, Tripura and Uttarakhand। यहाँ पे बंदे ने इंट्रास्टेट नहीं करना चाहिए, अगर यहाँ पे इंट्रास्टेट करेगा तो पार्टी को पेमेंट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो यहाँ पे दे रखे हैं ये सारे जो है स्टेट वो 10 लाख की लिमिट के अंदर आते हैं, है ना, तो ये लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 40 लाख का जो रूल है उसके लिए ये कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। कंडीशन 6, नॉट अप फॉर द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होना चाहिए। द अफोरसाइड पर्सन इज नॉट अप टू वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(3), है ना। 25(3) के अंदर मेंशन किया है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या रूल्स हैं। सो ये होता है कि 40 लाख के लिए क्या रूल है। एक सिंपल केस स्टडी लेके काम कर लेते हैं कि मिस्टर एक्स है इनकॉर्पोरेटेड ऑन February 2019, इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर्ड ऑफ द गारमेंट्स इन लुधियाना, वह लुधियाना पंजाब में आता है, तो वहां पे मैन्युफैक्चर करवा रहा है मिस्टर एक्स, सॉरी एक्स लिमिटेड। टर्नओवर उसका हो रहा है फॉर द पीरियड ऑफ एंडिंग ऑन 31st March 2019 इज 6 लाख, 6 लाख रुपए का उसका टर्नओवर है। Its turnover for the financial year 1920 is 40 lakhs. No interstate supply, कोई interstate supply नहीं है ना। तो देखो ये हमारी कंडीशंस में आ रहा है नहीं आ रहा। तो पहले तो जो हमारा नोटिफिकेशंस है जो हमारा हुआ था 1 अप्रैल 2019, तो उसके अंदर तो ये आदत है। उसके बाद उसे इनकॉर्पोरेटेड 26 को हुआ है 2019, लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1920 तो उसके अंदर आ जाता है। So dated on 7th March 2019 are satisfied. Registration is therefore not required in the GST. GST के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट देखा जाए कि मिस्टर वाई की बात करें तो मिस्टर वाई एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देखो यहाँ पे सर्विस की बात कर ली, है ना, गुड्स अलग चीज होती है, सर्विस अलग चीज होती है। हिज टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 38 lakhs, उसमें 18 लाख गुड्स का है और 20 लाख सर्विस का है। तो हमारे पास जो ये 40 lakhs का रूल था वो एक्सक्लूसिवली फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए था। सो इन दिस केस वाई इज नॉट एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी 40 लाख का तो रूल्स इसके ऊपर लगेगा नहीं। थ्रेशोल्ड लिमिट दोनों को मिला के देख लेते हैं, 38 lakhs हो रहा है ना। देयरफॉर थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन इन केस 20 lakhs नॉट 40 lakhs, है ना, नोटिफिकेशन के हिसाब से।
सो रजिस्ट्रेशन इज देयरफॉर रिक्वायर्ड। भाई 40 लाख नहीं होगा, इसके लिए 20 लाख का रूल होगा, क्योंकि हमें बोला गया था कि अगर सिर्फ और सिर्फ गुड्स का रजिस्ट्रेशन है, गुड्स का बिजनेस कर रहा है एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, तभी 40 लाख का रूल है। यहाँ तो बंदे ने सप्लाई ऑफ गुड्स भी है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी है, तो उसके लिए बन जाता है 20 लाख का रूल, है ना। और यहाँ पे 20 लाख, तो टोटल मिला के टोटल एग्रीगेट सप्लाई कितना हो जाएगा, 20 + 18 यानी 38। तो उसको तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा भाई। उसके बाद बात करते हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन फ्यू केसेस। हम थोड़े बहुत सप्लाईज ऐसे भी देखते हैं, उस पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इवन इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 20 lakhs या 10 lakhs या 40 lakhs, कम भी हो गया तो भी करवाना पड़ेगा। क्या रूल है इसके लिए? सो फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन ऑन कंपल्सरी बेसिस। फर्स्ट, द केसेस आर गिवन बाय द सेक्शन 24, और इसके लिखा हुआ है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इवन इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट मोर देन 20 lakhs, 10 lakhs फॉर स्पेसिफिक स्टेट या 40 lakhs इन सम केसेस। तो रूल्स क्या है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।